नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके एमपी टेट वर्ग 2-3 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के चैप्टर की बात करेंगे। लाइव क्लास आपकी डेली 7 बजे होती है। आप सभी लोग जानते हैं 7 बजे डेली हमारी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं फिर भी आपको वीडियो ये क्लास रहती है जो आप लोग देख सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न को समझ सकते हैं और प्रत्येक क्लास ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आपके सिलेबस में बाल विकास की अवधारणा और अधिगम का संबंध पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर से हम क्लास करेंगे और ये क्लास नंबर आपका 2 है। पहली क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसका आई बटन पे ऑलरेडी यहाँ पे लिंक दे दी गई है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो सारे ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्लास करने वाले हैं और जो बाल विकास में इस आपके कंसेप्ट से बाल विकास के अवधारणा और अधिगम से अदर टीटी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए वो भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार के किस सन में किस एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके आज के क्लास के पहले प्रश्न के सेशन की। कल हमने 30 क्वेश्चन तक किया था। आज हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सीखने का अर्जन नहीं है। यह सीजीटीटी 2016 में, हरियाणा में टीटी में पूछा गया, 15 में पूछा गया था कि इनमें से कौन सीखने का अर्जन नहीं है। तो देखिए, आदत ज्ञान अभिवृद्धि, आदत ज्ञान अभिवृद्धि, ये तीनों क्या कहलाते हैं? आपके सीखने के अर्जन है, लेकिन परिपक्वता सीखने का अर्जन नहीं। क्यों? देखिए, परिपक्वता सीखने का अर्जन नहीं है। परिपक्वता का अर्थ होता है शरीर के स्वाभाविक विकास से। आयु और बुद्धि के साथ साथ बालक के शरीर के अंग प्रत्यंग का विकास होता है और शारीरिक विकास ही नहीं होता है बल्कि मानसिक विकास के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होने लगता है। तो परिपक्वता क्या है? यह अधिगम की अनिवार्य शर्त है। परिपक्वता के फलस्वरूप एक बालक मांसपेशियों का उपयोग करना एवं चलना सीखता है। किसके फलस्वरूप? परिपक्वता के फलस्वरूप। अतः अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। और परिपक्वता कैसी प्रक्रिया है? तो यह परिपक्वता विकास की एक सतत प्रक्रिया है। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बात करेंगे आपके दूसरे प्रश्न की। दूसरा कि एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। कौन सा कौशल प्राप्त कर सकता है? ये एमपी टेट जो है आपके जो 2019 फरवरी में पेपर हुआ था वर्ग 2 में, ये पूछा गया प्रश्न था। तो एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त होता है। तो वह हमारा कौन सा हो जाता है? सभी लोग बताइएगा। तो वह हमारी हो जाएगी परिपक्वता। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये एमपी टेट 24 फरवरी जो 2019 का 9:30 बजे पेपर हुआ था, या उसमें बाल विकास में पूछा गया प्रश्न था। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्नों की भी बात करेंगे। अगला प्रश्न भी आपके एमपी टेट वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। यह संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है। विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है। कुछ विशिष्ट आयु से होता है। तो ये आपके एमपी टेट 24 फरवरी 2019 को पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो क्या करता है दोस्तों? शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन जो करता है कि यह व्यक्ति विकास की एक सतत प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारे नोट्स पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेंगे फ्री में, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज से अवश्य जुड़ जाइएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण, परिपक्वता। यह सी टेट और एस सी टेट में आया हुआ प्रश्न है। सी टेट 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें आया था। अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया को ही परिपक्वता कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही दोस्तों अगला प्रश्न है जो आपके एमपी टेट के साथ साथ राजस्थान में भी पूछा गया प्रश्न था। ये एमपी टेट में
26 फरवरी के पेपर में आया था कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इनमें से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये आपके किसमें किसमें पूछा गया है ये भी हम बात करेंगे। ये आपके एमपी टेट में आया हुआ है, राजस्थान सीजीटीटी में आया हुआ है। तो काफ़ी बार ये पूछा गया प्रश्न, इसलिए रिपीटेड प्रश्न हो जाता है। तो कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमने पहले बताया भी था कि परिपक्वता कौन सी प्रक्रिया है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, इसलिए डिटेल के साथ बात भी करते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आपने जान लिया, जिसका संबंध प्राकृतिक जैविक विकास से है, परंतु अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इस स्तर पर परिपक्वता अधिगम से अलग होती है। यद्यपि परिपक्वता और सीखने को सामान्य तौर पर एक ही समझा जाता है, किंतु इसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी विभिन्नताएं? जैसे परिपक्वता से हमारा तात्पर्य मात्र शारीरिक वृद्धि और विकास से होता है, जबकि सीखना बालक के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन से होता है। परिपक्वता एक स्थित विशेष की ओर संकेत करती है, जबकि अधिगम एक अनवरत प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। परिपक्वता हमारी जन्मजात प्रक्रिया है, जबकि अधिगम अर्जित है। तो ये सारी चीजें, इनमें से भी प्रश्न बन सकते हैं आपके कि परिपक्वता कौन सी हो गई? जन्मजात प्रक्रिया हो गया, और अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया हो जाती है। तो इन सारी चीजों को भी आपको पढ़ते चले जाना है, क्योंकि इनसे भी आपके प्रश्न पूछ लिया जाता है। परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अब प्रश्न आ गया, किस प्रकार के विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं? परिपक्व विद्यार्थी। ठीक है, तो आई होप सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। सभी कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। इसी के साथ हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है परिपक्व विद्यार्थी के बारे में यहाँ बताया गया है। परिपक्व विद्यार्थी के बारे में प्रश्न दिया गया है, और ये आपके DSSB में पूछा गया था, CTET में भी पूछा गया प्रश्न था। तो परिपक्व जो विद्यार्थी होता है वह आपके अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेता है। कितना? अपनी बौद्धिकता के साथ, और सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेता है परिपक्व जो विद्यार्थी होता है। ये DSSB PRT में पूछा गया प्रश्न था, और CTET प्राइमरी लेवल में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर है कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। यह लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है? लाभकारी हो या हानिकारक हो, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, और ये राजस्थान TT में आया हुआ प्रश्न है। क्योंकि प्रशिक्षण से प्राप्त परिपक्वता लाभकारी हो या हानिकारक, ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया है। क्योंकि साधन से ही साध्य का निर्धारण किया जाता है, विधि से ही लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, प्रयास से है, या परिणाम से है? सभी लोग बताइए। तो विकास का वही संबंध आपका परिपक्वता से हो जाता है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से हो जाता है। यह आपके यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए हैं। देखिए, उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से इसलिए होता है क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न आ गया कि उद्दीपन और प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब बात करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक।
जैसे परिवार, समुदाय, विद्यालय, संचार माध्यम, इनसे संबंधित विकास को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित अब प्रश्न करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि विकास इनमें से किस पर निर्भर करता है? अनुवांशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और ये आपके सी टेट में, सीजीटीटी में फिलहाल 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न था। तो विकास जो है किस पर निर्भर करता है? अनुवांशिक बनावट पर भी निर्भर करता है, भौतिक वातावरण पर भी करता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी करता है। तो जो डी ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है जो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित दिया गया है? जी हाँ, विकास के लिए क्या उचित दिया गया है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। सामाजिक संस्कृति संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है या विकास पृथक होता है। ये आपके DSSPRT सी टेट में आया हुआ प्रश्न है। तो विकास के लिए कौन सा कारक उचित होता है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लाइव के माध्यम से यहाँ पे कमेंट करते रहिए, फीडबैक करते रहिए, अपने प्रिपरेशन को बेहतर करते रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित होती है? बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, बच्चे के पक्ष को न सुनना, बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना या जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। तो पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आपकी आधारित होती है? जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। यह सी टेट आपके वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न था, 2021 में आया था, ग्रेड 2 में पूछा गया था। ठीक है, 6 to 8 क्लास का जो सी टेट में होता है। देखिए सी टेट में होता है एक प्राइमरी होता है जो फर्स्ट से 5th तक होता है, फिर 5th से 6 से लेके 8 क्लास तक हमारा मिडिल होता है और 9 से लेके 12th तक आपका हायर होता है। तो मिडिल की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मिडिल में ही पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, आई होप सभी समझ गए होंगे। अब देखिए आप सब जानते हैं कथन और कारण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कथन और कारण से प्रश्न कर लेते हैं। कथन है कि सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती है। परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीप्त करती है। कारण यह है कि विकास के सभी पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस बताना है कि ए आर दोनों सही हैं, ए आर सही की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये सी टेट आपका मिडिल में पूछा गया है 2021 में ये प्रश्न था। तो देखिए जो यहाँ पे अधिकथन और कारण देखा जाए तो इनमें से ए आर दोनों सही है क्योंकि आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है, अक्सर देखिए जो कथन और कारण वाले होते हैं ये इसी प्रकार का आता है, ये ध्यान दीजिएगा। कथन कारण वाला यही आता है कि ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अभी तक हमने जहाँ तक प्रश्न किया है तो यही सारी चीजें हमें सामने देखने को मिली है। तो इससे ये पता चल जाता है कि लगभग इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रत्येक प्रश्न को पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है बच्चों को व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को क्या चाहिए? तो बच्चों के व्यक्तित्व को सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को क्या चाहिए? यह CGTT UKTT में यह पूछा गया प्रश्न था। तो बच्चों के व्यक्तित्व सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को क्या चाहिए? घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना। जी हाँ, सबसे बड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो घर में अनुकूल वातावरण प्रदान करना, सी वाला जो ऑप्शन है ऑलरेडी आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं, ये सारा डिटेल्स है, PDF फाइल्स आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़िए, साथ ही साथ अगर आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो अवश्य फॉलो कर लीजिए, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क जनन
यह STT, बिहार TT, DSSB, UPSI असिस्टेंट टीचर में भी पूछा गया प्रश्न था। तो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख जो ग्रंथि होती है वे कौन सी होती है? तो सभी लोग जानते हैं वह हमारी ग्रंथि कौन सी कहलाती है? पीयूष ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न जो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? ये CGTT में आया हुआ 2022 में आया हुआ है। अनुवांशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं, उपरोक्त सभी। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं ये सभी होते हैं। आपकी अनुवांशिकता भी है, भौतिक दशाएं भी हैं और सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, अनुवांशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं जिसमें समाज, परिवार, विद्यालय आता है, और संस्कृति। ये सारे आपके बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। इसी के साथ दोस्तों आपका अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर आ चुका है। खाली स्थान किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एक को छोड़कर सभी की। ठीक है, और ये आपके C-TET में आया हुआ प्रश्न। तो वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को भी उत्तेजित करता है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग करना है, लेकिन वह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा सभी आपके सही दिए गए हैं। तो किसके अलावा? सी के अलावा। तो सी ऑप्शन को ही हमें चूज करना है, तो एग्जाम में गलत नहीं करना है। ठीक है, अक्सर होता है क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वे अपने शरीर में निपुणता प्राप्त करते हैं, उनकी इंद्रियां भी उत्तेजित होती हैं, वे नए कौशल हासिल करते हैं, सीखते हैं उन्हें कब उपयोग किया जाए, और यह उनके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास में योगदान देता है या योगदान करता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर या छात्र अनुराग स्तर पर होता है। तो आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान किस पर आधारित होता है? तो आयु स्तर पर आधारित होता है। यह हरियाणा TT में आया हुआ प्रश्न था। तो संभागी समूह के द्वारा समान आयु स्तर के बालकों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करके उनको और बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए विद्यालयों में सर्वप्रथम इस पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन है? यह MP-TET 2011 में आया था, बिहार, राजस्थान में आया हुआ था। बहुत ही सरल प्रश्न था। तो बालक की प्रथम पाठशाला फैमिली और परिवार होता है। ठीक है, क्योंकि परिवार में ही सर्वप्रथम बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं एवं अपने रिश्तों को जानना प्रारंभ करता है। और बालक की द्वितीय, अगर द्वितीय पूछा जाए तो बालक की द्वितीय पाठशाला विद्यालय होगा। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होगा, लेकिन द्वितीय पूछा जाए तो विद्यालय हो जाएगा। इन चीज़ों को भी धीरे धीरे जानते रहना है, प्रिपरेशन को बेहतर करते रहना है। अगला, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध है, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन के बच्चों की अपेक्षा क्या क्या उन्हें बेहतर मिलता है? तो क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। और MP-TET 2011 में आया हुआ प्रश्न, जो निर्धन परिवार के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध है, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके तो होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा क्या है, उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त हो जाती हैं। आई होप सभी समझ रहे हैं। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो किसके अतिरिक्त? तो देखिए,
शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। संस्कृति भी देती है, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता, ये तीनों। तो सबसे पहले तो पौष्टिकता होनी चाहिए, फिर आपका शिक्षा की गुणवत्ता होगी तो संस्कृति अवश्य होगा। शारीरिक गठन के अतिरिक्त आपका वातावरणीय कारक विकास की ओर आकार देता है। यहाँ पे हम डी ऑप्शन का चयन करेंगे। ये सीटेट और DSSS BPRT में पूछा गया प्रश्न था। अगला है, इनमें से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? देखिए, बच्चे की परिवेश की भूमिका का समर्थन करे, यह आपके सीटेट में आया हुआ प्रश्न था। तो बच्चे की परिवेश की भूमिका में जो समर्थन करता है कि पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक जो है, जो IQ लेवल होता है, ये परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हो रही है। मतलब शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। मतलब माँ सरस्वती की अनुकंपा, माँ सरस्वती जी की अभिनंदना, माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो यहाँ पे हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे। इसी के साथ साथ जो अगला प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न जो रहने वाला है वह विकास की अवस्था से प्रश्न आएगा। अक्सर आपने देखा है अवस्थाएं से प्रश्न पूछे जाती हैं, तो आप विकास की अवस्थाओं से प्रश्न करेंगे। कितनी आयु पर बच्चे में लिंग पहचान स्थापित हो जाता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष? कितनी आयु पर? सभी लोग बताइए। यह HTTT में पूछा गया प्रश्न है। तो लगभग दोस्तों आपके 2 वर्ष की आयु में बच्चों में लिंग पहचान जो है स्थापित हो जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश बच्चे 18 से 24 महीने की उम्र के बीच लिंग की पहचान और आपके लेबल लगाने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। और कोहलबर्ग ने बताया भी है कि 2 वर्ष की आयु में बच्चों में लिंग की पहचान स्थापित होती है। अब यहीं से आपका प्रश्न बन जाता है कि किसने बताया कि 2 वर्ष की आयु में बच्चों को लिंग में पहचान स्थापित हो जाती है? तो कोहलबर्ग ने बताया है। ये भी आप, इन चीजों को भी आपको नोट करते जाना है। अगला, विकासात्मक कार्य किसने प्रचलित किया था? तो जो विकासात्मक कार्य होता है किसने प्रचलित किया था? तो हैविग हर्ष ने किया था। किसने किया था? हैविग हर्ष ने जो है विकासात्मक कार्य आपका प्रचलित किया था। और ये HTTT में आर्ट्स में आया हुआ प्रश्न था। ठीक है, विकासात्मक कार्य हैविग हर्ष ने प्रचलित किया था। हैविग हर्ष का विकासात्मक कार्य जो है सिद्धांत, मुख्य अभिकथन यह था कि विकास एक व्यक्ति से या एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में निरंतर होता रहता है, जो कि चरणों में होता है, ऐसे नहीं होता है। उन्होंने चरण भी बताए हैं, उन्होंने 6 चरण बताए हैं। शैशवावस्था प्रारंभिक जीवन काल से 5 साल, मध्य बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 13 से 18, प्रारंभिक वयस्कता 19 से 30, मध्य युग आपका होता है 13 से 60, बाद में परिपक्वता होता है 60 साल की उम्र तक। तो हैविग हर्ष ने जीवन के 6 चरणों की पहचान की, जो 6 चरण आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुके। 6 चरण की हमने जिक्र किया, बात किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? यह आपके हरियाणा TT, सीटेट और दिल्ली शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था। तो मानव विकास का सही क्रम क्या होता है? पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, जो अभी हमने बात किया। ठीक है, तो ये तो आसान हो गया क्योंकि अभी हमने आपको बता दिया कि शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5-6 से 12 तक, किशोरावस्था 12 से 18, प्रौढ़ावस्था 18 से 40, वृद्धावस्था 40 वर्ष के बाद। इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। बस इसी तरह समझते जाइए, फीडबैक करते जाइए। अगला दिया गया कि जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद भी विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी होती है? वह होती है जन्मोत्तर या जन्म के बाद की बाल्यावस्था। ये बिहार TT में आया हुआ प्रश्न था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था होती है, तो शैशवावस्था 5 वर्ष तक होती है या 6 वर्ष दिया रहे। ठीक है, ये CGTT में आया हुआ प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि बाल्य अवस्था की कितनी अवस्था होती है? तो 12 वर्ष तक बाल्यावस्था की अवस्था होती है। यह CGTT में पूछा गया प्रश्न था। अब अगला जो प्रश्न है
कि बाल्यकाल क्या होता है, ये हरियाणा टीटी में पूछा गया है। तो छठे वर्ष से 12 वर्ष की आयु बाल्यकाल होती है। अलग अलग आंसर एक है, सारी चीजें एक है, लेकिन कई शब्दों को हेर फेर के पूछा गया है। अबे मध्य बचपन अवधि पूछ ली गई, ये सीटेट 2016 में आया हुआ था, ठीक है। और डी ट्रिपल एस बी पीआरटी में भी पूछा गया प्रश्न था। तो मध्य बचपन की जो अवधि कहलाती है वह 6 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, ठीक है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक, मध्य बाल्यावस्था जिसमें बालक का 6 से 12 और बालिका का 6 से 10 होता है। और इसके साथ साथ पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, बालक 13 से 14 और बालिका 11 से 12। प्रारंभिक किशोरावस्था में बालक 15 से 16, बालिका 12 से 14। मध्य किशोरावस्था में बालक 17 से 18, बालिका 15 से 17। उत्तर किशोरावस्था में बालक 19 से 20 और बालिका 18 से 20, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देते रहना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। अगला जो प्रश्न करेंगे, एमपी टेट 26 फरवरी 2019 के पहली शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखित किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। तो 2 से लेके 6 वर्ष तक की आयु जो है सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। यह एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न था। इसके साथ हम साथ बात करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। 11 से 18, 18 से 24, जन्म से 6 या 6 से 11। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। तो आज हमने कितने टोटल क्वेश्चन कंप्लीट किए, 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए और दूसरी क्लास आपकी कंप्लीट होगी। तो सिलेबस वाली चल रही है, सनवाई भी चल रही है, किसमें एमपी टेट में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था ये भी आपका रिवीजन होगा, अदर टीटी एग्जाम में क्या पूछे जा रहे हैं वो भी हो रहा है। तो पूरा कंक्लूजन यहाँ पे तैयार होकर लाया जाता है ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके, आपकी तैयारी मजबूत हो सके और आप लोग एग्जाम को फतेह कर सके। मैं आपके साथ जयसवाल सर डेली आपकी 7 PM में लाइव क्लास के माध्यम से मिल दूंगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।